हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द कंटेंट में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक होगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो हम प्रस्तावना का बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे और आप हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। लास्ट में हम 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे डेली की तरह, जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अगर दोस्तों आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उद्देशिका क्या है। इसमें देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अनियमित और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों, ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। चलिए हम इसके विभिन्न लक्ष्यों, उद्देश्यों और आदर्शों को विस्तृत तरीके से देखते हैं और देखते हैं कि क्या है इसका मतलब, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है, परिभाषा इसकी देखते हैं। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति होती है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों एवं आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप मतलब कि देश में लोकतंत्रात्मक है या राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, संसदात्मक है या अध्यक्षात्मक, किस प्रकार की शासन प्रणाली है, उसका जो है प्रस्तावना में उल्लेख होता है। ठीक है, यही इसका मतलब है। शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया और इसे ही प्रस्तावना की जगह दी गई। जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया और इसे ही प्रस्तावना की जगह दे दी गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन सा संशोधन हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1976 में। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। और प्रस्तावना की मुख्य बातें देख लेते हैं। इसमें जो है सत्ता का स्रोत सबसे पहले देखते हैं। तो भारत में जो है सत्ता का स्रोत जो है जनता है, क्योंकि प्रस्तावना में ही यह बात पता चलती है कि सत्ता का स्रोत जो है जनता, क्योंकि हम भारत के लोग, स्टार्ट ही होती है प्रस्तावना कि हम भारत के लोग, मतलब जो है शासन का, सत्ता का केंद्र जो है भारत की जनता है। ठीक है, सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आगे हम इसका बहुत ही अच्छे से एक एक पढ़ेंगे कि प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। और उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य जो है न्याय है, समानता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, व्यक्ति की गरिमा है, एकता और अखंडता है। आइए ही हम समझ लेते हैं कि प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति रखता हो। कोई भी देश हो जो अपने आंतरिक मामले का निर्णय तथा बाह्य मामले का निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, वही देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। जैसे कि आंतरिक मामले क्या हैं कि देश की राजनीतिक
स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, ये सब इसके सब के बारे में निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। कैसा होगा हमारे देश का राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति क्या होगी, कोई भी देश यदि यह अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न माना जाएगा। और सिर्फ आंतरिक ही नहीं, बाह्य मामलों में भी, जैसे हमारे विदेश के साथ जो संबंध स्थापित होते हैं तो हम अपने आप पर निर्भर हों, किसी देश से बाध्य ना हों। जैसे कि जब हम भारत गुलाम था तो वह अंग्रेज़ों के नियंत्रण में था, ना तो अपने आंतरिक मामले लेने में स्वतंत्र था, ना तो कोई विदेश नीति निर्धारित कर सकता था, तो उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं माना जा सकता था। और फिर बाह्य निर्णय जो होते हैं कि स्वतंत्र विदेश संबंध हम स्थापित कर सकते हैं, जैसे मित्र और शत्रु का चुनाव कर सकते हैं, कौन सा हमारा मित्र है, कौन सा देश शत्रु है, और युद्ध और शांति की घोषणा कर सकते हैं। यदि हम किसी देश के साथ युद्ध चाहते हैं तो युद्ध कर सकते हैं, अपने मन से कोई बाध्यता न। यदि हम शांति चाहते हैं तो शांति स्थापित कर सकते हैं। संधि या समझौते पर हस्ताक्षर करना, यदि हम संधि करना चाहें तो भी हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हों और समझौते पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। और जो है फिर समाजवादी शब्द आता है। समाजवाद से तात्पर्य समाजवाद जो है एक विचारधारा है। इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए। हर व्यक्ति को इतना संपत्ति उपलब्ध होनी चाहिए जिससे वह अपना गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। नागरिकों के मध्य समानता होनी चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए कि कोई जो है उच्च वर्ग में है, कोई निम्न वर्ग में है, और मानव के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वंचित और मजदूर वर्गों का कल्याण होना चाहिए समाज में। यह विचारधारा होती है कि वंचित और मजदूर वर्गों के कल्याण के लिए विशेष नियम योजनाएं बनाए जाने चाहिए जिससे वे गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। फिर शोषण की समाप्ति होनी चाहिए, जैसे कि बाल श्रम करवाना, बंधुआ मजदूरी करवाना, दास प्रथा, ये सब नहीं होना चाहिए। यही सत्ता का स्वरूप होता है समाजवाद में। फिर पंथ निरपेक्ष हम लोग देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष से दोस्तों तात्पर्य होता है कि जहाँ राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, मतलब राज्य का कोई ऐसा ना हो कि जहाँ राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया हो, और राज्य अपने नागरिकों के बीच धार्मिक आधार पर भेदभाव ना करता हो, सबके लिए समान भाव रखता हो, और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो कि वे अपने पूजा पाठ या कुछ भी जो करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकें, कि कोई बाध्यता उन पर ना हो। फिर लोकतंत्रात्मक हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्रात्मक क्या है। लोकतंत्र वह होता है दोस्तों जिनमें जनता शासन करती है। इसकी परिभाषा होती है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो शासन संचालन का कार्य स्वयं करती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में जो है जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और जनता के प्रतिनिधि शासन संचालन का कार्य करते हैं, और उसे ही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एक संसदीय लोकतंत्र होता है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र होता है। संसदीय लोकतंत्र भारत और ब्रिटेन में अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र जो है अमेरिका में अपनाया गया है। फिर जो है गणराज्य, गणराज्य का हम लोग अर्थ समझेंगे। गणराज्य या रिपब्लिक। गणराज्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत ना हो, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित हो। जहां राज्य का प्रमुख, जैसे कि भारत में राष्ट्र का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, और वह वंशानुगत नहीं होता बल्कि निर्वाचित होता है। लेकिन ब्रिटेन में देखा जाए तो वहाँ का जो प्रमुख होता है, राज सम्राट जो होता है, वो वंशानुगत होता है, वहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। तो यही है सत्ता का स्वरूप। आइए हम उद्देश्य देखते हैं कि न्याय क्या। न्याय के 3 प्रकार हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित किए जाएं। और जो है स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं प्रस्तावना में। तो विचार जो हमको सोचते हैं वह हमारा विचार है। अभिव्यक्ति, विचार को हम यदि प्रकट करते हैं तो वह अभिव्यक्ति है। विश्वास, विचारधारा को यदि हम स्वीकार करते हैं तो वह विश्वास है। धर्म, किसी भी रिलीजन को यदि हम स्वीकार करते हैं तो वह धर्म है। और उपासना जो है, हम जो रिलीजन अपनाते हैं उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं, वही जो है उपासना होता है। फिर समानता देखते हैं।
समानता दो प्रकार की है, प्रतिष्ठा की समानता या एक अवसर की समानता। प्रतिष्ठा की समानता का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति की हैसियत समान होगी और किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र आदि के आधार पर हीन या श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। फिर अवसर की समानता का अर्थ है समाज में प्रत्येक व्यक्ति विकसित होने के समान अवसर प्रदान करेंगे। व्यक्ति की गरिमा का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन व्यतीत करे। ठीक है। एकता और अखंडता। एकता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसका अर्थ है नागरिकों के बीच एक होने की भावना विकसित करना। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है जिसका अर्थ है भारत का क्षेत्रीय भूभाग इससे अलग ना हो। फिर बंधुता देखते हैं। बंधुता का अर्थ है एक ही देश का निवासी होने के कारण सभी भारतवासी जो है बंधुभाव से रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है प्रस्तावना की संकल्पना भारत में अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा पर जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते होंगे एग्जाम्स में, तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना की संकल्पना जो है भारत में अमेरिका से ली गई है संकल्पना, और जो है भाषा पर जो है ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव है। फिर नेक्स्ट पॉइंट प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आते हैं एग्जाम्स में कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, अनुच्छेद 32। फिर प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। फिर प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, क्या प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। बेरुवाड़ी विवाद 1960 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में न्यायालय ने अपना विचार बदल लिया और निर्णय किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संशोधनीय है। यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना के उस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो अब आप लोग यही याद रखिएगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संशोधनीय है और प्रस्तावना में यदि कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो प्रस्तावना के हिस्से में संशोधन नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड केस 2 केस और हैं, LIC केस, मिनर्वा मिल्स केस। ये लोग यही संविधान के ढांचे वाले यानी कि केशवानंद भारती वाले मामले से ही रिलेटेड हैं, वही निर्णय इसमें भी दिया गया था। तो आइए हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है। नंबर ए है 44वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 61वां संविधान संशोधन, डी है 69वां संविधान संशोधन। तो बी 42वां संविधान संशोधन 1942 में हुआ था, 1976 में सॉरी। फिर 2 प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ए है रूस, बी है अमेरिका, सी है फ्रांस, डी है जर्मनी। तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, फ्रांस से लिए गए हैं। फिर प्रश्न 3 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्न में से क्या है। ए केवल आंतरिक मामले में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, बी केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 4 निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। ए बेरुवाड़ी विवाद गलत, बी ए के गोपालन विवाद गलत, सी प्रिवी पर्स विवाद गलत, केशवानंद भारती विवाद ये वाला सही हो जाएगा। तो वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।